हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 9। तो बेटे ये 13वीं यूनिट का 9वां वीडियो है। और इससे पहले 8 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 13 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे यूनिट नंबर 13 के एनसीईआरटी के पाठ्य निहित प्रश्न। तो बेटे आज हमें 13वीं यूनिट के एनसीईआरटी के पाठ्य निहित प्रश्नों को हल करना है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें करने हैं यूनिट नंबर 13 के एनसीईआरटी के पाठ्य निहित प्रश्न। ठीक है बेटे, तो हम ऊपर लिखते हैं, यहां लिखते हैं बेटे यूनिट नंबर 13 एनसीईआरटी पाठ्य निहित प्रश्न। ठीक है बेटे, तो हमें यूनिट नंबर 13 के एनसीईआरटी के पाठ्य निहित प्रश्नों को हल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है निम्नलिखित एमिनो को प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक एमिनो में वर्गीकृत कीजिए। निम्नलिखित एमिनो को प्राथमिक को आप 1 डिग्री लिख सकते हो, कोमा द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन्स में वर्गीकृत कीजिए। तो हमें इन्होंने दे रखे हैं कुछ एमीन्स, और उन एमीन्स को हमें वर्गीकृत करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स की। सबसे पहले दे रखा है बेटे नंबर 1, ये एक बेंजीन रिंग है। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, ये क्या है, एक बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के साथ एक और बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है इस तरीके से, और इसके ऊपर है बेटे NH2। ये NH2 है। इसे बताना है कि ये प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। आपको पता है कि नाइट्रोजन परमाणु पर केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक कार्बन है ना, ये एक ही कार्बन है, तो इसका मतलब ये प्राइमरी एमीन है। आप इसे कह सकते हो प्राथमिक एमीन, या आप इसे कह सकते हो प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन। तो ये है बेटे प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन। नंबर 2 पे इन्होंने दे रखा है, ये बेंजीन रिंग है इस तरीके से, और बेटे इसके बराबर में फिर एक बेंजीन रिंग है, 2 बेंजीन रिंग हैं, और इसके ऊपर है एक नाइट्रोजन परमाणु, जहां एक मिथाइल ग्रुप और दूसरा मिथाइल ग्रुप इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो आप यदि इस संरचना को देखोगे, इस स्ट्रक्चर को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर कितने कार्बन अटैच हैं। एक तो ये है, एक ये है, और यहाँ भी तो बेटे कार्बन एटम ही होगा। तो नाइट्रोजन परमाणु पर 3 कार्बन परमाणु डायरेक्टली अटैच हैं, इसलिए मैं कहूंगा ये है तृतीयक एमीन। क्या कहेंगे बेटे, तृतीयक एमीन, या आप कह सकते हो टर्सरी एमीन, या आप कह सकते हो 3 डिग्री एमीन।
तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन। देखते हैं नंबर थर्ड क्या है। नंबर थर्ड इन्होंने दिया है C2H5 का होल ट्वाइस CH और फिर है NH2। तो इस होल ट्वाइस से कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आप देखो कि नाइट्रोजन परमाणु केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो हम कहेंगे कि ये कैसा एमीन है, प्राथमिक एमीन है या प्राइमरी एमीन है। ये भी बेटे प्राथमिक एमीन है। पता चल गया ना क्यों है प्राथमिक एमीन, या आप कह सकते हो 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन। देखो नाइट्रोजन परमाणु पर केवल एक कार्बन अटैच है। यहाँ भले ही 2 कार्बन लिखे होंगे, ये दोनों कार्बन तो इस कार्बन पर अटैच है, पर नाइट्रोजन एटम पे तो केवल एक ही कार्बन है बेटे। अब देखते हैं नंबर 4 में क्या दिया है। नंबर 4 में दिया है C2H5 का होल ट्वाइस NH। इसे देखो ध्यान से, इसे NH के ऊपर कितने C2H5 हैं, 2 हैं। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हो कि एक C2H5 तो ये है और एक C2H5 ये है, ये दोनों जुड़े हुए हैं NH के ऊपर। अब बताओ नाइट्रोजन परमाणु पर कितने कार्बन हैं, 2 हैं। कितने हैं, एक तो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ये ग्रुप, 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं ना। ये C2H5 को आप लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। तो इस नाइट्रोजन से तो CH2 वाला कार्बन ही जुड़ा होगा, इस नाइट्रोजन से तो CH2 वाला कार्बन जुड़ा होगा। तो इसका मतलब नाइट्रोजन से डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे द्वितीयक एमीन। क्या कहेंगे बेटे, द्वितीयक एमीन। या आप इसे कह सकते हो 2 डिग्री एमीन या सेकेंडरी एमीन। तो इस तरीके से पहचान करनी चाहिए हमें। वैसे तो मैंने आपको सिखाया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। दूसरे के सेकंड का फर्स्ट पार्ट, अणुसूत्र C4H11N से अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समावयवी एमीनों की संरचना लिखिए। प्राप्त विभिन्न समावयवी एमीनों की संरचना लिखिए। लिख देंगे संरचना, बिल्कुल हम लिख देंगे संरचना C4H11N से बनने वाले। नंबर 2 पे दे रखा, इनके IUPAC नाम भी लिखिए। नंबर 2 पे इनके जो समावयवी संरचनाएं बनेंगी, इनके IUPAC नाम भी लिखिए। IUPAC नाम भी लिख देंगे बेटे सबके हम। फिर क्या कहा है, नंबर 3 पे देखते हैं क्या कहा है। नंबर 3 पे इन्होंने कहा है विभिन्न युग्मों द्वारा कौन सी समावयवता प्रदर्शित की जाती है। विभिन्न युग्मों द्वारा, युग्म माने जोड़े, कौन सी समावयवता प्रदर्शित की जाती है, ये भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है बेटे। अच्छा जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर हम बात करेंगे इन तीनों पार्ट के सॉल्यूशन की। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है।
तो लिखते हैं बेटे पहले पार्ट का आंसर। हमारे पास है 4 कार्बन वाला एमीन, C4H11N कहा है ना उन्होंने, इसका मतलब 4 कार्बन वाला एमीन है और 4 कार्बन वाले एमीन के समावयवी बनाने हैं। तो नंबर ए पहला समावयवी, हम 4 कार्बन बेटे ऐसे बना लेंगे, 1 2 3 4, और इसके साथ जोड़ देंगे NH2 प्राइमरी एमीन, एक तो ये बन जाएगा। नंबर बी यहां लिख देते हैं, नंबर बी चलो यहां लिख देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 1 2 3 और 4 इस तरह ले लेंगे 4 कार्बन और यहां जोड़ देंगे प्राइमरी एमीन के NH2 को। नंबर सी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बेटे सब, 1 2 3 और यहां जोड़ देंगे एक कार्बन और यहां जोड़ देंगे NH2, ये भी प्राइमरी एमीन है। नंबर डी 1 2 3 और 4 और यहां जोड़ देंगे प्राइमरी एमीन के NH2 को। तो ये 4 तो बनेंगे प्राथमिक एमीन। अभी हाइड्रोजन तो पूरे कर ही लोगे आप, हाइड्रोजन तो पूरे कर लोगे ना बेटे। एक समावयवी क्या बनेगा 4 कार्बन वाला, देखो जरा ध्यान से। मान लो मैं कह दूं आपको कि 2 कार्बन तो हमने इधर लिए, कितने कार्बन लेने हैं हमें, 4। हाइड्रोजन अभी बाद में लिखेंगे। मान लो हमने बेटे 2 कार्बन तो ले लिए इधर और सेकेंडरी एमीन का NH लिया और 2 कार्बन इधर ले लिए। एक ऐसा भी तो बन सकता है समावयवी द्वितीयक एमीन में। और बेटे E के बाद F, एक बन सकता है ऐसे कि 3 कार्बन तो ले लिए हमने इधर और NH और 1 कार्बन इधर ले लिया, 4 कार्बन वाला एमीन ही तो बनाना है। G एक ऐसा बन सकता है कि 1 कार्बन दूसरा कार्बन और फिर 1 कार्बन यहाँ है, 3 कार्बन इस तरीके से ले लिया हमने और बीच में ले लिया हमने सेकेंडरी एमीन का NH ग्रुप और 1 कार्बन इधर। और बेटे ऐसा भी तो हो सकता है, देखना जरा, मान लो 2 कार्बन तो मैं ले लूं यहाँ, 1 2 और बेटे 1 कार्बन और 1 कार्बन, इन तीनों को जोड़ दूं, ये बन जाएगा टर्सरी एमीन या तृतीयक एमीन। तो इस तरह के समावयवी हमें प्राप्त होते हैं। ये कितने समावयवी हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के समावयवी हुए। इनमें हाइड्रोजन तो पूरे कर लोगे आप। देखो यहाँ कितने जुड़ेंगे हाइड्रोजन, 3, यहाँ 2 और यहाँ भी 2, NH2 ये भी 2। कोने वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जोड़ने चाहिए जो किनारे पे होता है, इस पे तो 2 जुड़ेंगे, 1 2 3 बॉन्ड है तो एक ही जुड़ेगा। ध्यान से लिख लेना, यदि मैं कहीं हाइड्रोजन जोड़ते हुए 1 2 3 गलती कर दूं तो उसे आप सही कर लिया करो अपने आप। 2 हैं तो 2 की जरूरत है, ये किनारे पे है तो 3 हाइड्रोजन, किनारे पे है तो 3 हाइड्रोजन, किनारे पे है तो 3 हाइड्रोजन, इसके पास तो 4 बॉन्ड हैं पूरे। ये किनारे पे है तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 की कमी है, 2 बॉन्ड है तो 2 की कमी है, कोने पे है तो 3 हाइड्रोजन, कोने पे है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बॉन्ड चाहिए, यहाँ 2 बॉन्ड चाहिए कोने पे, और बेटे ये भी किनारे पे है, 1 2 3 बना रखे, 1 बॉन्ड की जरूरत है, और ये किनारे पे है 3, किनारे पे है 3, 1 2 बॉन्ड है, 2 की जरूरत है। इसे बताओ, 1 बॉन्ड है सिर्फ, 3 की जरूरत है, 1 बॉन्ड है, 3 की जरूरत है। नाइट्रोजन को तो 3 बॉन्ड ही चाहिए, नाइट्रोजन ने अपने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। अब बात आती है कि पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया, हमें बताने थे 4 कार्बन वाले एमीन के समावयवी, हमने बता दिए 4 कार्बन वाले एमीन के समावयवी संरचना ये है। दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या पूछा था, इनके IUPAC नाम। तो IUPAC नाम जब इसका लिखोगे तो नंबरिंग इधर से तो करोगे 1 2 3 4, ठीक है। तो बताओ 4 कार्बन वाला एल्केनामाइन ब्यूटेन 1 एमाइन, इसका नाम होगा ब्यूटेन 1 एमाइन। क्या नाम होगा बेटे, ब्यूटेन 1 एमाइन। अब इसे देखो जरा, जब आप इस पे नंबरिंग करोगे तो यहां से स्टार्ट करोगे तो दूसरे नंबर पे और 1 2 3 यहां से तीसरे नंबर पे।
तो नंबरिंग इधर से करनी चाहिए 1 2 3 4, क्योंकि दूसरे नंबर पे आ रहा ना मुख्य क्रियात्मक समूह। ठीक है बेटे, ये भी ब्यूटेनामाइन है, पर ये है ब्यूटेन 2 एमाइन। पता है ना क्यों है 2 एमाइन? क्योंकि दूसरे नंबर पे है NH2 ग्रुप। ठीक है बेटे। अच्छा, इस पे जब नंबरिंग करोगे आप तो 1 2 3 कर लो या 1 2 3 कर लो, एक ही बात है। 1 2 3। दूसरे नंबर पे क्या आया बेटे? मिथाइल। ये दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप आया ना एज ए साइड चेन। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन, ये होगा इसका नाम। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। अब आ जाते हैं इस पे डी पे। यदि इस पे नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग इस पे 1 2 3 3 कार्बन से बड़ी श्रृंखला नहीं बन रही। 2 मिथाइल है और प्रोपेन 2 एमाइन है। क्या नाम होगा इसका? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। दूसरे पे मिथाइल साइड चेन है ना। 2 मिथाइल प्रोपेन माने 3 कार्बन है और 2 एमाइन, दूसरे कार्बन पर NH2 ग्रुप अटैच है। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। अब आ जाते हैं इस पे। ये तो सेकेंडरी एमीन है। सेकेंडरी एमीन है तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो एल्काइल, दोनों तरफ दो दो कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। N इथाइल और इथेनामाइन, N इथाइल इथेनामाइन, N पे इथाइल जुड़ा हुआ और 2 कार्बन वाला एमाइन है। इसका नाम हो जाएगा N। N बड़ा लिखना होता है, ध्यान रखना है। N इथाइल इथेनामाइन। इथेनामाइन को इथेन 1 एमाइन लिखने की जरूरत नहीं है यदि आप नंबरिंग ऐसे करके लिखते हो कि 1 पे जुड़ा हुआ है। भाई इस पे जुड़ेगा जब भी 1 पे है, इस पे जुड़ेगा जब भी 1 पे ही होगा, तो इसका नाम हो जाएगा N इथाइल इथेनामाइन। अब आ जाते हैं F पर। F का तो आपको पता ही है कि इसमें क्या होगा। ये तो हो गया आपका मिथाइल, इधर 3 कार्बन इधर एक है। N मिथाइल और प्रोपेनामाइन है, ये है प्रोपेनामाइन। इसमें नंबरिंग देनी पड़ेगी 1 2 3, क्योंकि यदि यहाँ जुड़ जाता तो 2 पे होता, यहाँ जुड़ जाता तो 1 पे ही होता, यहाँ जुड़ता 1 पे है और यहाँ जुड़ता तो 2 पे होता। तो 2 स्थितियां यहाँ आ रही हैं, इसलिए नंबरिंग देनी पड़ेगी। पहले तो लिखो N मिथाइल, कम वाले को एल्काइल ग्रुप मानना है। इधर 3 है, N प्रोपाइल नहीं लिखना है। N इथाइल, N इथाइल 3 कार्बन है, प्रोपेनामीन, प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन, ये होगा इसका नाम। प्रोपेन 1 एमाइन बोल दो या प्रोपेन 1 एमीन बोल दो। अब आ जाते हैं जी पर। जी में क्या है, बस आपको नंबरिंग करनी वैसे ही जैसे यहाँ करी आपने, इसे सीधा बना लेते चाहे 1 2 3। N मिथाइल प्रोपेना 2 एमाइन। ठीक है, N मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। पता है ना, दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है NH। अब आ जाओ इस पे, ये कौन सा है? H। इसमें क्या है बेटे, कम वाले तो ये दोनों हैं। N डाई मिथाइल लिखेंगे हम, N डाई मिथाइल इथेनामाइन। क्या लिखेंगे? N डाई मिथाइल, N बड़ा बनाना चाहिए, ध्यान रखियो एमीन में। N डाई मिथाइल इथेनामाइन। तो ये तो हो गया पहले पार्ट में, तो संरचना बताई हमने। सेकंड पार्ट में हमने IUPAC नाम बताए। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या पूछा था इन्होंने पूछा था विभिन्न युग्मों द्वारा कौन सी समावयवता प्रदर्शित की जाती है। थर्ड पार्ट यहां सॉल्व कर रहे, चलो थर्ड को लिख देता हूं। समावयवता, विभिन्न युग्मों द्वारा। नंबर A, देखो बेटे, यदि हम समावयवता की बात करें तो आप A और C को देख लो। A और C को देखो ध्यान से।
इसमें ए में क्या है, सीधी श्रृंखला है, और सी में क्या है, श्रृंखला में एक ब्रांच निकल गई। तो मैं कहूंगा कि ए और सी श्रृंखला समावयवता दिखा रहे हैं, यानी कि आप बता सकते हो श्रृंखला समावयवता। चलो ढूंढते हैं श्रृंखला समावयवी, लिख दूं, ढूंढते हैं श्रृंखला समावयवी कौन कौन से हैं। श्रृंखला समावयवी मैंने आपको कहा ए और सी सीधी श्रृंखला और यहाँ शाखित श्रृंखला, तो श्रृंखला समावयवी ए व सी हैं। ठीक है, और देखते हैं और भी है क्या कोई श्रृंखला समावयवी। देखो कितने हैं इसमें, 4 कार्बन, 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में है, और इसमें भी 4 कार्बन है पर 3 ये और एक ब्रांच। ठीक है, देखो ये भी जो है दूसरे नंबर पे एमीन है और ये भी दूसरे नंबर पे एमीन है, 2 एमाइन है दोनों, पर इसमें श्रृंखला सिद्धि है, इसमें ब्रांच निकल गई है। चाहे तो इस श्रृंखला में इस ब्रांच मान लो, या इस श्रृंखला में इसे ब्रांच मान लो, या इस श्रृंखला में इसे ब्रांच मान लो। तो बी और डी भी श्रृंखला समावयवी हैं। आप लिख सकते हो बी व डी, ये भी क्या है, श्रृंखला समावयवी हैं। और बेटे और कौन से लिखे थे हमने, ए व सी। ए देखो सीधा श्रृंखला, और सी में क्या था, ये ब्रांच था, ये वाला। देखो ये भी 1 एमीन है, ये भी 1 एमीन है, इसलिए मैंने ए के साथ सी को लिया है, और बी के साथ डी को इसलिए लिया है क्योंकि बी भी 2 नंबर पे एमीन है और ये भी 2 नंबर पे एमीन है। ठीक है, अच्छा इसमें आपको एक समावयवता और देखने को मिलेगी, आपको इसमें स्थान समावयवी भी मिलेंगे। इसमें आपको स्थान समावयवी यानी स्थान समावयवता दिखाने वाले कंपाउंड्स भी मिलेंगे या एमीन्स भी मिलेंगे। जैसे आप बी व सी को देखो, बी और सी, बी में कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, और सी में कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे। जब क्रियात्मक समूह का स्थान बदल जाता है तो ऐसे समावयवियों को हम कहते हैं स्थान समावयवी। बी व सी स्थान समावयवी हैं क्योंकि इनमें जो NH2 ग्रुप है उसका स्थान बदल रहा है। बी में कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, और सी में कौन से नंबर पे है, सी ये है ना, ये है सी। इसमें NH2 पहले नंबर पे है। देखो 1 एमीन 2 एमीन, स्थान बदल गया क्रियात्मक समूह का, इसलिए हम कह रहे हैं कि कैसे समावयवी हैं, स्थान समावयवी हैं। अच्छा सी और डी को देखियो जरा, सी और डी, यदि सी और डी को देखते हो आप तो सी में क्या है, देखो सी में तो है पहले नंबर पे, और डी में क्या है, डी में ये किस पे जुड़ा हुआ है, दूसरे पे। तो सी व डी को भी आप कह सकते हो स्थान समावयवी। इन्होंने कहा था युग्म यानी जोड़े में बताना है, जोड़े दो दो को लेके बताना है, इसलिए हम दो दो को ही ले रहे हैं यहाँ। अच्छा ए और डी को देखियो जरा, ए में पहले नंबर पे है और डी में दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो ए व डी भी स्थान समावयवता दिखाते हैं। ये भी क्या दिखाते हैं, स्थान समावयवता। अच्छा आपको इसमें बेटे, आपको इसमें मध्यावयवता भी मिल जाएगी, मध्यावयवी लिख देता हूं, चलो मध्यावयवता दिखाने वाले यौगिक मध्यावयवी। देखो मध्यावयवता मैंने आपको बताई थी कई बार। आप इसे देखो ई को, 2 कार्बन इधर हैं 2 कार्बन इधर, मध्यावयवता केवल द्वितीयक एमीन में देखने को मिलेगी। 2 कार्बन इधर हैं 2 कार्बन इधर हैं, इसके लेफ्ट में 2 इसके राइट में भी 2। और एफ को देखियो, इसके लेफ्ट में 2 थे इसके लेफ्ट में तो 3 है, अलग हो गए। इसके राइट में 2 थे इसके राइट में तो 1 है, तो इसका मतलब ई और एफ एक दूसरे के क्या हैं, मध्यावयवी हैं। लिख सकते हो आप ई व एफ। सेकेंडरी एमीन मध्यावयवता का गुण दिखाता है। और बेटे ई और जी को भी कंपेयर कर सकते हो, लेफ्ट में 2 इसके लेफ्ट में तो 3 है, तो आप ई व जी को भी लिख सकते हो मध्यावयवी के रूप में। ये भी क्या दिखाते हैं, मध्यावयवता। और बेटे एक बात और बताता हूं आपको, डी में क्रियात्मक समावयवी, इसमें आपको क्रियात्मक समावयवता भी देखने को मिल जाएगी।
जैसे मैं आपको कहूं कि कोई एक प्राइमरी, आपको पता है ABCD क्या है, प्राइमरी अमीन है सारे, NH2 आ रहा ना जिनमें, ये सारे प्राइमरी अमीन हैं। तो एक तो उठा लो प्राइमरी अमीन, NH वाले क्या है सेकेंडरी, एक उठा लो सेकेंडरी अमीन, और टर्सरी अमीन तो एक है ही हमारे पास, एक ही है सिर्फ। तो कोई एक प्राइमरी, सेकेंडरी व टर्सरी अमीन, यदि आप किसी भी एक प्राइमरी अमीन को उठा लेते हो, जैसे मान लो इसे उठा लिया, एक सेकेंडरी अमीन को उठाते हो जैसे इसे उठा लिया E को, एक टर्सरी अमीन एक है जैसे H को उठा लिया, तो इन तीनों को देखोगे तो इसमें क्रियात्मक समूह NH2 है, इसमें क्रियात्मक समूह NH है, और इसमें क्रियात्मक समूह N है। तो क्रियात्मक समूह जब अलग अलग होते हैं ना, तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं क्रियात्मक समावयवी, या क्रियात्मक समूह समावयवी भी आप उसे कह सकते हो। तो कोई सा भी एक उठा सकते हो, जैसे मैं कहूं A प्राइमरी अमीन का, तो A उठा लिया, सेकेंडरी अमीन का E उठा लिया, H। A व E है, A व H है, E व H है, ऐसे होगा ना बेटे। तो इन्होंने युग्म में कहा जोड़ों में, तो हमने दो दो का बना लिया हिसाब, जोड़े बन ही जाएंगे। बस ध्यान रखना जहां भी NH2 आ रहा है ना, ये NH2, ये NH2, ये NH2, ये NH2, इन सबको समझ जाओ, ये सारे प्राथमिक अमीन है, प्राइमरी अमीन है। जहां जहां भी NH आता है, NH समझ जाओ सेकेंडरी अमीन है, द्वितीयक अमीन, और जहां केवल N आता है तो समझ जाओ तृतीयक अमीन है या टर्सरी अमीन। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन। इन्होंने कहा है आप निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे? आप निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे? कुछ परिवर्तन करने के लिए इन्होंने कहा है और वे हमें करके दिखाने हैं। इसमें नंबर फर्स्ट पहला पार्ट दिया है इन्होंने, बेंजीन से बनाना है बेटे एनिलीन, ANILINE, बेंजीन से एनिलीन बनाना है। बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, देखो ध्यान से, मैंने सिखा रखा है आपको सब कुछ, बस आप ध्यान से सीखते रहो। ये बेंजीन है, चलो ऐसे सिखाता हूँ। ये है हमारे पास बेंजीन, इसका एक हाइड्रोजन परमाणु दिखाया गया है, वैसे आपको पता है हर जगह हाइड्रोजन परमाणु है। इसका रिएक्शन आप HNO3 से करा दो, नाइट्रिक एसिड से। देखो नाइट्रिक एसिड को मैंने ऐसे ही तो लिखना सिखाया है, OHNO, और H2SO4 की उपस्थिति में आपको कराना है। ये बेटे मैंने HNO3 लिखा है, HNO3, ठीक है। मतलब हमें करना है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण कह दो या आप कह सकते हो नाइट्रेशन। तो हमें नाइट्रेशन करना है, यहां से H निकलता है और यहां से निकलता है OH, ये H2O निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में। आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, और यदि नहीं दिखाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा NO2, ये NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये बन गया हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। क्या बना है बेटे? नाइट्रोबेंजीन, पता है ना सबको। अब आप क्या काम करो, ये जो नाइट्रोबेंजीन बना है, इस नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कर दो आप, रिडक्शन। कैसे करेंगे रिडक्शन? देखो SN/HCl, और इसके रिडक्शन में यूज होंगे 6 नवजात हाइड्रोजन। ये बॉन्ड टूट जाएंगे दोनों, 2H तो इधर, 2H इधर, और ये बॉन्ड जब भी टूटता है तो 2H ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं। एक तो जल का अणु ये निकला है और एक ये निकला है, आप लिख सकते हो -2H2O। मेन प्रोडक्ट देखो क्या बनता है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाता है? NH2। बताओ क्या बना है?
ये एनिलीन ही तो है, देखो एन के ऊपर 2H आए हैं ना, ये है एनिलीन। क्या है बेटे? एनिलीन। ये क्या था? ये था बेंजीन। बेंजीन। बेंजीन के ऊपर हमने नाइट्रीकरण कराया, हमारे पास बना है नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन का हमने करा है अपचयन। क्या करा है? अपचयन या रिडक्शन। और इसके रिडक्शन या अपचयन से हमें मिला है एनिलीन। ये था पहला परिवर्तन। अब आ जाते हैं नंबर 2 पर। ये सारी चीजें बेटे सिखा रखी हैं आपको। सिखा रखी हैं कि बेंजीन का नाइट्रीकरण कैसे होता है, सिखा रखा है कि नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कैसे होता है SN/HCl के द्वारा। नंबर 2 पे इन्होंने कहा है बेंजीन, बेंजीन से बनाना है, क्या बनाना है? NN डाइमिथाइल एनिलीन। NN डाइमिथाइल एनिलीन। NN डाइमिथाइल एनिलीन बनाना है, बन जाएगा बड़ी आसानी से। ध्यान से देखो बिल्कुल, ये है हमारे पास बेंजीन। बेंजीन का एक H परमाणु मैंने आपको दिखा दिया है। यदि आप इसके ऊपर रिएक्शन करते हो OHNO2 यानी HNO3 का और H2SO4 का, ठीक है, HNO3 और H2SO4 का रिएक्शन कर रहे हैं बेटे। जैसे ऊपर किया है देखो, HNO3 और H2SO4 का रिएक्शन। तो आपको पता है हम करेंगे ये नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन भी आप लिख सकते हो, नाइट्रेशन। जब आप नाइट्रीकरण करोगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, H2O एज ए साइड प्रोडक्ट। NO2 ग्रुप ऊपर अटैच हो जाएगा, साइड प्रोडक्ट को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। अब आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दो यानी अपचयन, SN/HCl। हम इस बार कर रहे हैं अपचयन, और आपको पता है अपचयन की क्रिया में 6 नवजात हाइड्रोजन यहाँ अपनी कारनामा दिखाते हैं। और ये NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है बताओ? NH2 में। सिखाया है ना, अभी सिखाया, देखो ऊपर कैसे कन्वर्ट होता है। NO2 ग्रुप था, NH2 में कन्वर्ट हो गया। आप एग्जाम में ऐसे लिख के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, और ऐसे लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है चाहे कैसे भी लिखो। तो हमारे पास आया है एनिलीन। अब आप क्या करो कि एनिलीन का रिएक्शन करा दो आप। हमें क्या चाहिए था देख लें एक मिनट। हमें चाहिए था NN डाइमिथाइल, 2 मिथाइल चाहिए हाइड्रोजन की जगह। तो आप एक काम करो ना, CH3I और CH3I 2 मोल ले लो मिथाइल आयोडाइड के। यहाँ से तो दोनों H निकल जाएंगे, यहाँ से दोनों I निकल जाएंगे। आप लिख सकते हो माइनस के 2HI। यदि नहीं लिखोगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है। बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे क्या है? N, और एक CH3 और दूसरा CH3। लो, NN डाइमिथाइल एनिलीन बन गया। यही तो है देखो, NN डाइमिथाइल एनिलीन। इसे आप कह सकते हो NN डाइमिथाइल एनिलीन। इस तरह बनता है बेटे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अभी तो एक और दे रखा बेटे इन्होंने, थर्ड पार्ट भी दे रखा। देखो थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में दिया है Cl सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4, और यहाँ भी Cl है। इसे बदलना है हेक्सेन 1,6 डाईएमीन में। हेक्सेन 1,6 डाईएमीन, इसमें कन्वर्ट करना है। हो जाएगा कन्वर्ट। देखो ये Cl है, Cl, और ये है CH2 का होल 4, यानी कि CH2 को 4 बार लिखना है। 4 बार लिखने की बजाय एक बार लिखकर होल 4 लिख दिया गया है। ये इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप एक काम करो, इसका रिएक्शन जो है ना पोटेशियम साइनाइड के साथ कर दो। कितने पोटेशियम साइनाइड है? 2। क्या होगा? 2 तो ये K
और बेटे 2 ही Cl, यहाँ लिख दूं मैं -2 KCl, और इस Cl की जगह भी Cn आ जाएगा, इस Cl की जगह भी क्या आ जाएगा, Cn। दो है ना साइनाइड, अटैकिंग रिएजेंट यहाँ Cn नेगेटिव ही है, वो अटैक करके Cl को हटाता है, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो क्या होता है कि हमारे पास ये जो CH2 का होल 4 है ना, इसके इधर भी C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, और इधर भी C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। इस तरह का एक प्रोडक्ट बनेगा। बस अब आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट का क्या करना है, इसमें करना है आपको रिएक्शन। एक काम करो, इसका अपचयन कर दो। हमें चाहिए इसमें टोटल 8 हाइड्रोजन यूज होंगे, नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, H2/PD मैंने लिखा है, इसका मतलब है हमें यहां से प्राप्त होंगे नवजात हाइड्रोजन। क्या प्राप्त होंगे बेटे, नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होंगे। और रिएक्शन कैसे होगा देखो, पैलेडियम नहीं, आप प्लेटिनम ले लो यहाँ। वैसे कोई भी अपचायक ले सकते हो आप, ये सबसे सुटेबल रहता है इस केस में। 8 हैं, 2 बॉन्ड तो ये गए, 2H 2H, और 2 बॉन्ड ये गए, 2H और 2H। देखो क्या बनता है, NH2CH2, ये तो आ गया NH2, ये आ गया CH2, उसके बाद CH2 का होल 4, और यहाँ क्या आएगा, CH2 आएगा ना, CH2, और फिर क्या आएगा, NH2। इस तरह का प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। यानी कि CH2 कितने आ गए बेटे, CH2 आ गए हैं 6, और 6 CH2 हैं। जब आप इस पे नंबरिंग करोगे ना कार्बन पे, तो 1 2 2 3 4 5 तो ये जाएंगे, 4 है ना, ये 4 और 6। तो पहले और छठे नंबर पे एमीन है, हेक्सेन के पहले और छठे नंबर पे एमीन है। देखो, हेक्सेन के पहले और छठे नंबर पे 2 एमीन है, एक पहले पे है ये NH2, और एक छठे पे है। पहले पे तो ये है और छठे पे ये है, तो यही तो बनाना था हमें, हेक्सेन 1,6 डाइअमीन। ठीक है, तो इस तरह होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, तीसरा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित को बढ़ती हुई क्षारीय प्रबलता के क्रम में लिखिए। निम्नलिखित को बढ़ती हुई क्षारीय प्रबलता के क्रम में लिखिए। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है बेटे, ध्यान रखना है आपको। देखते हैं क्या क्या दिया है इन्होंने। नंबर 1 देखते हैं क्या है। नंबर 1 में इन्होंने दे रखा है C2H5NH2, इथाइल एमीन है, कोई बात नहीं। उसके बाद दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा बेटे, C6H5NH2, C6H5NH2। जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है ना, उसकी उपलब्धता घट जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। बेंजीन रिंग के अंदर जो अनुनाद होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, उनमें पार्टिसिपेट करने को तैयार रहता है, जिसके कारण नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी घट जाती है। और नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जितना ज्यादा होगा, उतना बढ़िया इसे डोनेट कर सकेगा नाइट्रोजन एटम, और वो उतना अच्छा बेस होगा। पर यदि बेंजीन रिंग उसे यूज करता है, तो इसके ऊपर क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने से इसका क्षारीय प्रबलता घटेगा। ध्यान रखना है, जितने भी ग्रुप, एमीन की बात हम कर रहे हैं बेटे, एमीन की, यदि एमीन के साथ कोई ग्रुप ऐसा जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ भगाने की है, वो एमीन की क्षारीय प्रबलता को बढ़ा देता है। और जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है, जिसे आप -I ग्रुप कहते हो,
तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप तो यहाँ से इस लोन पेयर को अपनी तरफ को खींच लेगा, जिसकी वजह से ये इस लोन पेयर को उपसह संयोजक बंध के रूप में किसी भी स्पीसीज को नहीं दे पाएगा। इसका मतलब बेंजीन रिंग भी क्या करेगा, बेंजीन रिंग एमीन की क्षारीय प्रबलता को क्या कर देगा बेटे, घटा देगा। अच्छा, एक दे रखा है इन्होंने NH3, NH3 तो बहुत नॉर्मल है। एक दे रखा है C6H5CH2NH2, C6H5CH2NH2, और एक दे रखा है C2H5 का होल ट्वाइस NH। मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, सॉरी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि इन्होंने क्षारीय प्रबलता पूछी है। सबसे प्रबल क्षार ये है क्योंकि इसमें 2+I ग्रुप हैं। इथाइल ग्रुप कितने अटैच हैं, 2। दोनों अपने बॉन्ड पेयर्स को नाइट्रोजन की तरफ को धक्का देंगे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर अपना लोन पेयर तो है ही, अपना लोन पेयर तो इनके सबके पास है। पर इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन्स को इधर को धक्का दिया तो इसके नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। तो यह आसानी से किसी को भी दे देगा इलेक्ट्रॉन पेयर उपसह संयोजक बंध के रूप में, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। बेटे यदि आप इसका आंसर लिखना चाहते हो ना, वैसे मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए थे। देखो इन सब में सबसे बेकार क्षार कौन सा है, ये है सबसे बेकार जिसमें बेंजीन रिंग सीधा जुड़ा होगा। बेंजीन रिंग सीधा जुड़ा है NH2 से, C6H5NH2। पिछले वीडियोस में इस चीज को बहुत क्लियर करा है। इससे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, ये तो हो गया सबसे बेकार बेस, सबसे बेकार क्षार। इसके बाद नंबर आएगा NH3 का, NH3 लिख सकते हो आप। NH3 के बाद अब सपोर्ट करने वाले आ गए। NH3 के बाद एक ये CH2 है, थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। C6H5 तो दूर चला गया ना इससे, CH2NH2, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद कौन बचे हैं, एक तो एक इथाइल ग्रुप है और इसमें 2 हैं, तो एक इथाइल वाला कम सपोर्ट करेगा, 2 इथाइल वाला ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे एक इथाइल वाला एमीन, यानी C2H5NH2। ऐसे क्वेश्चन करने आने चाहिए, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये है C2H5 का होल ट्वाइस NH। ऐसे क्वेश्चन बेटे पेपर में आएंगे, जरूर ध्यान रखना आप, बिल्कुल आएंगे 100%। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को करना सीख लो। पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए चैप्टर पढ़ाते हुए, और अब भी जितने भी जहां भी आएंगे करेंगे तो है ही हम, ठीक है बेटे। अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है बेटे, ध्यान से देखेंगे। इन्होंने दे रखा है C2H5NH2, एक तो दे रखा है इथाइल एमीन, उसके बाद दे रखा है C2H5 का होल ट्वाइस NH, डाई इथाइल एमीन। ये तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इसके मुकाबले। एक दे रखा है C2H5 का होल थ्राइस। यहां समझ जाना, हालांकि मैंने चैप्टर में भी समझाया था आपको, टर्सरी एमीन है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये भाई इसमें एक इथाइल ग्रुप है, सपोर्ट करने वाला एक है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है। तो ज्यादातर बच्चे सोचते हैं सबसे वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो टर्सरी एमीन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है यदि हम जल में इसे घोल लें, पानी में घोल लें, क्योंकि 3 इसके ऊपर एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, और 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है बहुत ज्यादा। त्रिविम विन्यासी बाधा, जिसे आप कहते हो त्रिविम विन्यासी बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक नहीं हो पाता है यहाँ, और जब न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अटैक नहीं होगा, नाभिक स्नेही का यहाँ अटैक नहीं होगा, या यूं कह दो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक नहीं होगा, जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो उसे अटैक करने में प्रॉब्लम होती है इसके ऊपर। और अटैक करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, त्रिविम विन्यासी बाधा बहुत ज्यादा है।
इसलिए वो उतना अच्छा बेस का काम नहीं कर पाता है, क्षार का काम नहीं कर पाता है। कौन बेटे? टर्सरी एमीन। एक दे रखा है इन्होंने C6H5NH2, बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है NH2। ये तो सबसे बेकार बेस है, सबसे बेकार क्षार। तो बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है, हम लिख सकते हैं सबसे बेकार कौन सा था हमारा? बेंजीन रिंग वाला, C6H5NH2। देखो ये क्वेश्चन उन बच्चों के सबसे अच्छे समझ में आते हैं जो पूरे चैप्टर को पढ़कर आए हैं ढंग से, और जिन्होंने पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ा है सीधे इसी वीडियो पे आ गए हैं, उन्हें तो बेटे प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी। इसलिए कहता हूं कि किसी भी काम को करो एक डेफिनेट सीक्वेंस में बेटे आपको काम करना चाहिए। इसके बाद कौन होगा? इससे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? प्रबल क्षार, ये होगा C2H5NH2। और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चे इसे मानेंगे पर ये नहीं है, ये है, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। C2H5 का होल थ्राइस N। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी कि जो टर्सरी एमीन होता है वो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें तीन तीन बड़े बड़े ग्रुप हैं, एल्काइल ग्रुप, जिसके कारण त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न होती है, और जो अटैकिंग रिएजेंट है, आक्रमणकारी अभिकर्मक है, उसका यहाँ आक्रमण करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस होगा वो सेकेंडरी एमीन वाला ही होगा। यदि आप जलीय विलयन की बात करते हैं, पानी में घोल के रिएक्शन को कर रहे, और यदि गैसीय अवस्था की बात कर रहे तो बेटे टर्सरी एमीन ही होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये चीज भी मैंने आपको सिखा रखी है चैप्टर में जब पढ़ाया था कि वो गैसीय अवस्था में है या जलीय विलयन में है। ज्यादातर रिएक्शन जलीय विलयन में ही करी जाती हैं, यानी कि किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। देखते हैं नंबर थर्ड क्या है। एक तो दिया इन्होंने CH3NH2 मिथाइल एमीन, उसके बाद दिया है CH3 का होल ट्वाइस NH, इसके बाद दिया है CH3 का होल थ्राइस N, CH3 का होल थ्राइस N, और उसके बाद दिया है CH3NH2, CH3 क्या दिया? CH3 का होल थ्राइस N, C6H5NH2 है बेटे। C6H5NH2 का तो पता ही है आपको, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा है। फिर दिया है C6H5CH2NH2, C6H5CH2NH2। ठीक है, इसका आंसर यहां से लिखते हैं। चलो देखो, आपको पता है ये तो सबसे वीक बेस होता ही है बेंजीन रिंग वाला, तो सबसे पहले तो हम इसे ही लिखेंगे। C6H5 के ऊपर जुड़ा हुआ है NH2, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस वो आ जाएगा जिसमें इन दोनों के बीच में एक कार्बन आ गया है, C6H5CH2NH2, C6H5CH2NH2। अब इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? देखो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कहाँ है ये रहा टर्सरी, देखो ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? देखो मिथाइल और इथाइल में थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी बताऊंगा क्या डिफरेंस है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये एक एल्काइल ग्रुप वाला CH3NH2, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अब भी सेकेंडरी ही होता है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सेकेंडरी एमीन ही सबसे ज्यादा प्रबल क्षार का काम करता है, सेकेंडरी एमीन द्वितीयक एमीन। बस अंतर ये ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन आ जाता है आपके पास C2H5 का, देखो वो क्वेश्चन C2H5 का, ये क्वेश्चन CH3 का है। C2H5 में जो आपका प्राइमरी एमीन है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है टर्सरी एमीन। जबकि CH3 की बात करें तो CH3 में यदि प्राइमरी और टर्सरी की बात करें तो टर्सरी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? प्राइमरी है। टर्सरी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? प्राइमरी। बस इस चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा सा अंतर ये है। देखो टर्सरी प्राइमरी, और यहाँ
प्राइमरी और टर्सरी। यहाँ C2H5 है, यहाँ CH3 है। ये स्ट्रक्चर के कारण होता है बेटे, संरचना के कारण, कि वहां जो आपका C2H5 है उसमें 2 कार्बन का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, 1 कार्बन का स्ट्रक्चर है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। वहां जो आपका प्लस आई इफेक्ट है, वो प्लस आई इफेक्ट थोड़ा ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है। और प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे उतना बढ़ेगा, और उसका जो क्षारीय प्रबलता है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। CH3 थोड़ा कम करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है थोड़ा कम नाइट्रोजन एटम की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं बढ़ पाती है जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ जाती है, यहाँ इसमें C2H5 के केस में नाइट्रोजन एटम पर। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना चाहते हो तो ध्यान रख सकते हो। अब देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करके उत्पाद का नाम लिखिए। कुछ रिएक्शंस हैं, उन्हें कंप्लीट करना है और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम भी लिखना है। ठीक है बेटे, देखते हैं नंबर 1 पहला क्या है। पहला इन्होंने दे रखा है CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन है और NH2 है, यानी कि 3 कार्बन वाला एमीन है। और इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर रिएक्शन कर दो आप HCl का, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम भी लिख दो। बहुत सिंपल सा है। आपको पता है कि H पॉजिटिव, ये प्लस माइनस है ना, यहाँ जुड़ जाएगा आके, क्योंकि इसके बाद लोन पेयर है, तो H पॉजिटिव को लोन पेयर की जरूरत है, ये यहाँ जुड़ेगा। तो क्या बनेगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन थे ना, NH3Cl, NH3 ये पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। अम्लों से क्रिया तो सिखाई थी आपको, तो प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड है बेटे, नॉर्मल प्रोपाइल कह सकते हो, नॉर्मल प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड लिख सकते हो। नॉर्मल N ये वाला लिखना है, कभी कैपिटल N लिखो, N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड, ये है इसका नाम, N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। चलो देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है इसका। सेकंड में इन्होंने दिया है C2H5 का होल थ्राइस N, यानी नाइट्रोजन के ऊपर 3 जुड़े हुए हैं इथाइल ग्रुप, और इसका रिएक्शन भी हमें करना है HCl के साथ। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, आपको पता है प्लस माइनस ये यहाँ लॉन पेयर के चक्कर में आएगा, अटैक करेगा और जुड़ जाएगा। यहाँ क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा C2H5 का होल थ्राइस NHCl प्लस माइनस, इस तरह का एक लवण बनेगा, साल्ट। ये भी एक साल्ट है और ये भी एक साल्ट है, साल्ट कह दो या लवण कह दो, एक ही बात है। ये है बेटे ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, 3 इथाइल है अमोनियम क्लोराइड, ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड बनता है ऐसे। ये हो गया हमारा, बस इतना ही था तो क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छठा क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट विलयन की उपस्थिति में, ध्यान से देखना जरा इस क्वेश्चन को, सोडियम कार्बोनेट विलयन की, समझ रहे हैं ना आप, सोडियम कार्बोनेट विलयन की उपस्थिति में CH3I के आधिक्य द्वारा, मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल आयोडाइड के आधिक्य द्वारा, मिथाइल आयोडाइड के आधिक्य द्वारा एनिलीन के
एल्कीलन में एनिलीन के, एल्कीलन माने एल्काइलीकरण, इन्होंने लिखा है एल्कीलन, इसका मतलब समझ जाना एल्काइलीकरण है, एल्काइलीकरण या एल्काइलेशन। उत्पन्न होने वाले उत्पादों के लिए अभिक्रिया लिखिए। उत्पन्न होने वाले उत्पादों के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो रिएक्शन लिखनी है हमें, ठीक है, लिख देंगे रिएक्शन। भाई हमें पता है मेन चीज है एनिलीन है और मिथाइल आयोडाइड है, इनका रिएक्शन लिखना है सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में। बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगा जैसे आपको सिखाया है। एनिलीन है ना, एनिलीन C6H5NH2, लो देखो C6H5NH2 लिखा है ना, एनिलीन है। इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? मिथाइल आयोडाइड CH3I के साथ। ये लिख दिया CH3I, यहां से H निकाल दो, यहां से I, सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस है, ये लिख दिया सोडियम कार्बोनेट। HI निकल जाएगा, लिखना चाहो तो नीचे लिख सकते हो -HI। मेन प्रोडक्ट लिख दो आप C6H5NHCH3, ये आया। अभी इसके पास बेटे एक H है, ये वाला H तो बच ही रहा। यदि इसका दोबारा मैं रिएक्शन करा दूं CH3I के साथ, तो ये वाला H और ये वाला I फिर निकल जाएंगे, ठीक है। ये लिख दिया सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन की प्रेजेंस में। अब हमारे पास बनेगा C6H5 और यहाँ है N, और ये दो CH3 जुड़ जाएंगे, ऐसे लिख सकते हो आप, चाहे दोनों CH3 को अलग अलग लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, ठीक है। अब यदि आप इसके ऊपर फिर दोबारा रिएक्शन कराते हो ना, अब तो बचा ही नहीं है H तो भले ही ना बचाओ, पर CH3I से अब भी रिएक्शन हो जाएगी Na2CO3 की प्रेजेंस में। देखो ये CH3 2 और 1 3 हो जाएंगे, C6H5 है, N है, CH3 कितने हो जाएंगे बेटे? 3 हो जाएंगे CH3, 2 और 1 3, और I, ये प्लस और ये माइनस, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा हमारा। चाहे आप I को ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हो, I को यदि आप लिखना चाहते हो ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हो। ये हमारा एनिलीन था, इन्होंने कहा था जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके नाम भी लिखने हैं। तो पहला प्रोडक्ट जो हमारा बना है C6H5NHCH3, ये जो बना है ये है N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन, ठीक है। बताओ N डाई मिथाइल एनिलीन, N डाई मिथाइल, 2 हो गए ना मिथाइल, इससे CH3 होल ट्वाइस, एनिलीन। और इसे देखना जरा, N ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड। देखो एनिलीन का एक साल्ट बना है, तो इसका नाम आप क्या लिखोगे? N 3 है ना इस पे, ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड, 3 है ना बेटे, N ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड, ये बनेगा N ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड। अच्छा एक बात और बताता हूँ आपको, सुनिए ध्यान से। कुछ बच्चे इस रिएक्शन को, ये जो हमारा प्रोडक्ट बनाना है ये ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड, इसका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ भी आप दिखा सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, देखो C6H5 है ना, NCH3 का होल थ्राइस, इसे तो इस ब्रैकेट के ऊपर तो प्लस लिख दिया और I के ऊपर लिख दिया माइनस,
और C6H5NCH3 का होल थ्राइस, बिल्कुल ऐसा ही ले रहा मैं कंपाउंड एक और, N के ऊपर प्लस और I के ऊपर माइनस। दो इसलिए लिए हैं क्योंकि रिएक्शन करनी है Na2CO3 से। देखो Na2CO3, जब ये Na2CO3 से आप रिएक्शन दिखाओगे, यदि दिखाना चाहते हो तो यहां से ये निकल जाएगा 2 NaI -2 NaI, और प्रोडक्ट जो आएगा इसके दो बड़े ब्रैकेट, इसका एक CO3 डबल नेगेटिव आयन, तो दो बड़े ब्रैकेट C6H5N CH3 का होल ट्वाइस CO3, क्योंकि आपको पता है इनके ऊपर प्लस प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर डबल माइनस, तो इसका मतलब दो धनावेश दो ऋणावेश के साथ ही तो जुड़ेगा। तो इसे आप कह सकते हो NNN ट्राई मिथाइल एनिलीनियम कार्बोनेट। ठीक है बेटे, एनिलीनियम क्या कहोगे, कार्बोनेट कहोगे, बिल्कुल बाकी वही नाम है। ये एक पॉजिटिव है तो दो इकाई धनावेश तो दो ऋणावेश। देखो NNN ट्राई मिथाइल एनिलीनियम कार्बोनेट, यहां लिख दूं इसका नाम NNN ट्राई मिथाइल एनिलीनियम, ये आयोडाइड था, ये हो जाएगा कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ यदि आपको रिएक्शन दिखानी ही है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो उस रिएक्शन को। ठीक है बेटे, अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से आप, अगले क्वेश्चन देखेंगे फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन दिया है, एनिलीन की बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, लिख देंगे हम एनिलीन की बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया लिखिए। और इन्होंने एक बात और कही है कि इसके नाम भी बताने हैं, प्रोडक्ट के नाम तो हम बता ही देंगे। देखो रिएक्शन तो मैंने आपको करा रखी है पहले से, एनिलीन और बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड बेंजीन रिंग के ऊपर जब जुड़ा होता है COCl, ये होता है बेंजोइल क्लोराइड। और एनिलीन क्या होता है, देखो NH2 लिखा है और ये जुड़ा होता है बेंजीन रिंग के ऊपर। चलो यहाँ बेंजीन रिंग बना दी, यहाँ भी बना सकते थे वैसे बेंजीन रिंग। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं ना, तो आपको पता ही है कि यहाँ से तो Cl निकलेगा और यहाँ से निकलेगा H, इस तरह निकल जाता है HCl, और प्रोडक्ट आता है C6H5 की जगह बेंजीन रिंग बना दो, इसकी जगह बनाइए बेंजीन रिंग, CO के बाद NH और इसके बाद फिर बेंजीन रिंग। देखो इस तरह का कंपाउंड आया था ना, चैप्टर में पढ़ा था हमने, इसका नाम होता है एन फिनाइल बेंजामाइड। एन फिनाइल, और ये क्या है, बेंजामाइड का हिस्सा है। एन फिनाइल बेंजामाइड, ठीक है, ये इसका नाम जरूर पता होना चाहिए। वैसे आप इसे बेंजेनिलाइड भी कह सकते हो, बेंजेनिलाइड, आप इसे बेंजेनिलाइड भी कह सकते हो। ठीक है बेटे, ये हो गया क्वेश्चन पूरा, बस 7वें में इतना ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए। निम्न लिखित परिवर्तन कीजिए। कौन कौन से परिवर्तन करने हैं देखना है ध्यान से सब बच्चों को।
नंबर 1, सबसे पहले इन्होंने दिया है 3 मिथाइल एनिलीन से 3 नाइट्रोटोलुइन, 3 मिथाइल एनिलीन से 3 नाइट्रोटोलुइन ये बनाना है। 3 मिथाइल एनिलीन से 3 नाइट्रोटोलुइन बनाना है। बन जाएगा बिल्कुल। देखो ध्यान से देखो जरा, ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर है एनिलीन बनाना है तो NH2 और 1 2 3 पे जोड़ना है मिथाइल। ये है 3 मिथाइल एनिलीन। इसके ऊपर आप रिएक्शन करा दो, ध्यान से देखना बिल्कुल, NaNO2 का, और NaNO2 के साथ आप रिएक्शन कराओ HbF4 का। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा रिएक्शन जैसे डाई एजोटीकरण होता है। डाई एजोटीकरण कह दो या डाई एजोनीकरण कह दो, ठीक है। वहां हमने HCl लिया था ना, वहां लिया था HCl, यहाँ HbF4 लिया। तो यदि HCl ले रहे थे तो N2Cl बन रहा था, यहाँ क्या बनेगा N2BF4। क्या बनेगा N2BF4। ये डाई एजोटीकरण ही है, ध्यान रखना है, क्योंकि एजो ग्रुप तो इसमें भी आता है। देखो ध्यान से, ये तो CH3 ही रहेगा ज्यों का त्यों। यदि यहाँ मैं NaNO2 ऑब्लिक HCl लेता तो जहां Cl आता वो क्या होता, बेंजीन रिंग के ऊपर N2 आता है, यहाँ N2, और यहाँ आता है इसके N2 के बाद Cl। पर हमने HCl की जगह HbF4 लिया है तो N2BF4 बनेगा। ये भी एक डाइजो साल्ट है, क्योंकि N डबल बॉन्ड N डाइजो ग्रुप तो इसमें भी है। ठीक है बेटे, अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर रिएक्शन करना है NaNO2 का। कॉपर की उपस्थिति में NaNO2 का रिएक्शन डाइजोनियम साल्ट के ऊपर मैंने आपको सिखाया है। क्या होता है प्लस माइनस, ये अटैकिंग रिएजेंट है, आक्रमणकारी अभिकर्मक NO2, और ये अटैक करेगा यहाँ और पूरी इसी चीज को उड़ा देगा। प्लस माइनस आप लिख सकते हो यहाँ। पूरी स्थिति जब उड़ेगी तो आपको पता है N2 गैस निकलेगी, ये लिख दिया मैंने N2, ठीक है। Na इस BF4 के साथ निकलेगा, NaBF4 निकलेगा। वैसे साइड प्रोडक्ट को लिखने की जरूरत नहीं होती है बेटे, NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा वहां। ये बेंजीन रिंग, ये हमारा पुराना CH3, ऊपर जो अटैकिंग रिएजेंट था उसने अपने आप जगह ले ली। तो ये हमारा क्या बनता है प्रोडक्ट, देख लो 3 नाइट्रोटोलुइन है या नहीं है। यदि यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3, 3 पे नाइट्रो है, टोलुइन तो है ही बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, इसका नाम बेटे 3, यहाँ से 1 2 और 3, 3 नाइट्रो टोलुइन आप इसे कह सकते हो, 3 नाइट्रो टोलुइन। ठीक है बेटे। अच्छा देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट दिया है एनिलीन से 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। एनिलीन से 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। एनिलीन से हमें बनाना है ट्राई ब्रोमोबेंजीन। बन जाएगा, बड़ी आसानी से बन जाएगा। एनिलीन से ट्राई ब्रोमोबेंजीन, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, इसके टॉप पे NH2 है। ये तो एनिलीन है, पता है आपको। एक H यहाँ दिखा दिया, एक H यहाँ दिखा दिया, एक H यहाँ दिखा दिया, है तो हर जगह। इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे रिएक्शन करानी है 3Br2 की, और ब्रोमीन का जलीय विलयन लोगे जब होगी रिएक्शन तीनों जगह। ठीक है, ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में क्या होगा, HBr HBr HBr। कितने HBr निकलेंगे, 3 निकलेंगे HBr। और ये बेंजीन रिंग है, टॉप पे हमारे पास NH2 है, यहाँ भी Br आ जाएगा, यहाँ भी Br आ जाएगा, और यहाँ भी Br आ जाएगा। तीनों जगह क्या आ जाएगा, Br। अब यदि मैं कह दूं कि इसका डाई एजोटीकरण कर दो, जैसे यहाँ करा है, डाई एजोटाइजेशन,
डाई एजोटीकरण। तो इसका भी डाई एजोटीकरण करते हैं। चलो NaNO2 ऑब्लिक HCl, ऑब्लिक क्या प्लस लिखते हैं, चलो प्लस लिख लो या ऑब्लिक लिख लो, एक ही बात है। देखो NaNO2 और HbF4 NaNO2 और HCl, ये वाला रिएक्शन तो आपको सिखा ही रखा है। आपको पता है NH2 की जगह क्या आ जाएगा, NH2 की जगह आ जाएगा N2Cl। तो ये है बेंजीन रिंग और ये आ जाएगा N2Cl। इस रिएक्शन का नाम आपको पता होना चाहिए, पेपर में आती है। कैसे हुई थी रिएक्शन, सारी चीज सिखाई थी मैंने आपको। यहाँ भी Br है, यहाँ भी Br है और यहाँ भी Br है, ठीक है। ये डाइजो साल्ट बन गया, डाइजोनियम क्लोराइड आप इसे कह सकते हो। Cu अपचयन करेंगे, चलो इसका, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला ध्यान रखना है आपको, पहले भी सिखाया है ये रिएक्शन। ये जो N2 और इसके बीच का बॉन्ड है ना बेंजीन रिंग के, ये टूट जाता है ऐसे, एक H ऊपर एक H नीचे। तो जब नीचे H जुड़ा तो प्रोडक्ट तो ऐसा बनेगा ना, यहाँ एक H जुड़ा है, यहाँ Br है, यहाँ भी Br है और यहाँ भी Br है, और क्या निकलेगा, N2 गैस निकलेगी, आपको पता है। और जो H ऊपर जुड़ा है H और Cl, हमें पता है इस बॉन्ड के ऊपर भी एक H है, नीचे भी एक H है, ये 2H जो लिखे हैं। N2 गैस निकलती है और HCl निकलता है साइड प्रोडक्ट। और नंबरिंग जब आप इस पे करोगे ना, तो नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5 6, 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन है ये। और देखो 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन ही हमें बनाना था। तो ये हुआ हमारा कौन सा क्वेश्चन था बेटा, ये 8वां क्वेश्चन था, 8वां। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, इन्होंने कहा है अणु सूत्र C3H9N से प्राप्त अणु सूत्र C3H9N, 3 कार्बन वाला एमीन, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाले अमीन के तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन कराई था। दूसरा क्वेश्चन 4 कार्बन वाले अमीन का, इसमें कितने कार्बन है, 3। अणु सूत्र C3H9N से प्राप्त विभिन्न समावयवों की संरचनाएं लिखिए। विभिन्न समावयवों की संरचना लिखिए। लिख देंगे संरचना। फिर क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने कहा है उनके IUPAC नाम भी लिखिए। यहां फुल स्टॉप लगाओ। उनके IUPAC नाम भी लिखिए। IUPAC नाम भी लिखने हैं बेटे, लिख देंगे। फिर क्या कहा, जो HNO2 के साथ N2 गैस मुक्त करते हैं, किसके लिखने, जो नाइट्रस अम्ल नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर बताऊंगा मैं इसे, अभी बोर्ड पे जगह नहीं बची। स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं साफ कर दूंगा फिर बोर्ड। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहां से लिखते हैं बेटे आंसर, और हमें बनाने हैं 3 कार्बन वाले एमीन की संरचनाएं। 3 कार्बन वाला एमीन, नंबर ए, पहली संरचना बेटे 3 कार्बन वाला एमीन ऐसा भी तो हो सकता है, CH3, 2 कार्बन और 3 कार्बन और इसके साथ जोड़ दिया है NH2, ऐसा हो सकता है ना 3 कार्बन वाला एमीन। और बेटे 3 कार्बन वाला एमीन ऐसा भी हो सकता है कि 1 कार्बन
दो कार्बन और तीन कार्बन और यहाँ जुड़ा हुआ हो NH2। ऐसा भी तो हो सकता है, तीन कार्बन वाला एमीन। ठीक है बेटे। और यदि मैं सेकेंडरी एमीन की बात करता हूँ ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि इधर तो एक कार्बन है NH और इधर है दो कार्बन, तो ये भी तो तीन कार्बन वाला एमीन है। और आप इसे इस तरह भी तो लिख सकते हो बेटे, ऐसे लिख सकते हो कि एक कार्बन तो ये है और एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, तो ये संरचनाएं बनती हैं। यदि इसका नाम हम लिखें 1 2 3, प्रोपेनामीन है, इसे आप लिख सकते हो प्रोपेन 1 एमीन, यही तो लिखोगे प्रोपेन 1 एमीन। और इसकी नंबरिंग करोगे किधर से ही कर लो, 1 2 3। ये भी प्रोपेनामीन है, ये है प्रोपेन 2 एमीन, यही तो होगा इसका नाम, प्रोपेन 2 एमीन। और इसमें इधर एक कार्बन इधर दो कार्बन, तो एन मिथाइल इथेनामीन। एन बड़ा बनेगा ना, एन के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, एन मिथाइल और दो कार्बन वाला एल्केनामीन, इथेनामाइन या इथेनामीन, कुछ भी बोल सकते हो आप। और इसमें देखो बेटे, इन दोनों को तो आप बना लो एल्काइल ग्रुप, एन एन डाई मिथाइल मिथेनामीन, एन एन डाई मिथाइल, एक कार्बन वाला ही तो है, मीथेनामाइन। पर इन्होंने तो एक बात तो हमारे याद ही नहीं रही, इन्होंने कहा था कि केवल उनके नाम लिखो जो HNO2 के साथ रिएक्शन करके N2 देते हो, HNO2 के साथ रिएक्शन करके क्या देते हो, N2। ऐसे तो बेटे प्राइमरी अमीन होते हैं, ये प्राइमरी अमीन। मैं यहां लिख देता हूं, चलो, केवल 1 डिग्री अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके N2 गैस मुक्त करते हैं। मैंने सिखा रखा है आपको रिएक्शन, कैसे सिखा रखा है देखो, यहां बताता हूं कैसे। मान लो आपके पास प्राइमरी अमीन है RNH2, ऐसा ही तो होता है प्राइमरी अमीन, और इसके ऊपर आप रिएक्शन करा देते हो HNO2 का, नाइट्रस अम्ल का। तो मैंने आपको सिखाया है HNO2 का रिएक्शन कि ऐसे करना चाहिए, OHNO, देखो क्या बना, ROH बना, एल्कोहल बन गया। और ये N और N2 गैस बनी, यही तो पूछा है इन्होंने कि कौन कौन से N2 गैस मुक्त करेंगे, और ये H2O बना, ये बना H2O। जैसे हमारे पास ये है तीन कार्बन वाला है ना, 1 2 3, और यहाँ है NH2। यदि इसके ऊपर आप रिएक्शन करा दोगे ना HNO2 का, तो आपको सिखा रखा है ऐसे रिएक्शन करना, OHNO, बताओ, तीन कार्बन वाला एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, प्रोपाइल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल कह दो चाहे। N2 गैस और पानी, N2 गैस बनेगा और H2O बनेगा। ये दे रखा है क्या दे रखा है, आइसोप्रोपाइल एमीन। देखो तीन कार्बन में बीच वाले कार्बन से NH2 है, 1 2, ऐसे बना सकता हूं क्या मैं इसे, तीन कार्बन में बीच वाले पे NH2 है। यदि इसके ऊपर आपको HNO2 का रिएक्शन करना है तो कर दोगे क्या, बिल्कुल, ये बॉन्ड टूट जाएंगे, OHNO, बताओ, तीन कार्बन है, CH3 CH CH3, ये जुड़ा है OH, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया। और ये N2 गैस और ये H2O, N2 गैस और H2O। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और तो क्वेश्चन है ही नहीं बेटे इसमें, पाठ्य नहीं इसमें। चलो, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट।
ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा यूनिट नंबर 13 के एनसीईआरटी के पाठ्यनिहित प्रश्न हमने किस प्रकार किए हैं। ठीक है बेटे, बस रेगुलर अपनी स्टडी करते रहो और नोट्स बनाते रहो जिससे आपका रिवीजन हो जाए। वैसे रिवीजन करने का एक तरीका ये भी है कि आप वीडियो को 2x स्पीड पर चला सकते हो। वीडियो की स्पीड 1.5 गुना कर दो या 2 गुना कर दो और फिर चलाओ, तो आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा। जब भी आप घर से कहीं बाहर रहते हो, मोबाइल तो आपके साथ ही रहता है ना, तो आप इससे फास्ट रिवीजन कर सकते हो। अपना समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, समय का सदुपयोग करोगे तो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।